गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश में पार्ट 10 में मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हम 3 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। पहला था टेंस, दूसरा था क्लॉज और तीसरा था पैसिव वॉइस। तो कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं मॉडल पढ़ने से पहले। जैसे कई बार एग्जाम में डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना आ जाता है कि दो ऑब्जेक्ट हो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाए। जैसे राम गेव मी ए पेन, राम ने मुझे एक पेन दिया। इसमें देखो डबल ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, ए पेन भी ऑब्जेक्ट है। तो जब डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस आ जाता है उस समय हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आप पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो, जैसे यहाँ मी को सेलेक्ट करते हो, तो मी आगे आएगा तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और इस टेंस की ये पास्ट सिंपल टेंस का है, तो पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब और थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने पहले वाले ऑब्जेक्ट को आगे ले लिया। ठीक है। और फिर हमने लगा दिया वॉज, वॉज वर्ब में से क्या लगा दिया, वॉज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन ए पेन बाय राम। ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला जो है वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। तो आपने अगर आई मी को पहले वाले सब्जेक्ट को आगे लेते हो तो थर्ड फॉर्म के बाद में आपको सीधा दूसरा वाला ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है। उसके बाद में टू वगैरह कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को लिखना तो पड़ेगा। पहले वाले ऑब्जेक्ट को तो आगे ले लिया हमने पैसिव फॉर्मूले से, तो हम ई पेन को सीधा लिख देंगे, फिर बाय प्लस राम। अब दूसरे वाले वाक्य को देखिए। दूसरे वाले वाक्य में हम ए पेन को ऑब्जेक्ट लेंगे, यानी सेकंड ऑब्जेक्ट को हम जो है आगे ले लेंगे। ठीक है। तो ए पेन वाज गिवन। ठीक है। चूंकि हमने सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को आगे लिया है तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के आगे टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, टू। टू मी बाय राम। तो दो तरीके हैं पैसिव वॉइस बनाने के, जिनके डबल ऑब्जेक्ट हो। पहला तरीका है आपको टू नहीं लगाना है, और दूसरा तरीका है टू लगाना है। टू कब लगेगा, जब आप दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हो। और अगर आप पहले वाले ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हो तो टू लगाने की जरूरत नहीं है। और ये किस टेंस का था, पास्ट सिंपल टेंस का था, क्योंकि राम गैव मी ए पेन सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में आती है। और पास्ट सिंपल टेंस के पैसिव का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। ये मैं पीछे करवा चुका हूँ आपको। अब देखो हु से पैसिव वॉइस बनाना। कई बार हु वाले सेंटेंस आ जाते हैं जिनका पैसिव वॉइस हमें बनाना होता है और लड़के बना नहीं पाते हु वाले पैसिव वॉइस। तो ये इसका ध्यान ये देना है कि हु का पैसिव वॉइस बनाते समय हु बाय हुम में बदल जाएगा। किससे बदल जाएगा, बाय हुम में बदल जाएगा। जैसे ये हु लिखा हुआ है तो इसको किस में बदल देना है, बाय हुम में। अब देखो हु स्टॉल मनी, किसने पैसा चुराया, ये पैसिव वॉइस है। इसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना है हमें, तो हु को हमने बाय हुम में बदल दिया। अब ये स्टॉल मनी, स्टॉल सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में आती है। पास्ट सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस बनाने में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वॉज वर्ब, और फिर आता है थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो हमने बाय हुम के बाद सीधी हेल्पिंग वर्ब लगा दी वॉज, क्योंकि मनी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज आएगी। बाय हुम वॉज मनी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टॉलन। ठीक है। क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। ठीक है। तो बाय हु को बाय हुम में बदल दिया, अब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। वैसे ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए पैसिव वॉइस में सबसे पहले मनी, मनी वाज स्टोलन लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, मनी वाज स्टोलन। पर चूंकि इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ा, वाज मनी स्टोलन। ठीक है। अब देखो वेयर कंजक्शन, ये भी दो स्ट्रक्चर है, ये भी देख लो, ये भी काम के हैं कि अगर सेंटेंस को वेयर से कनेक्ट करना हो, किससे, वेयर से, तो हम जो है जो दो क्लॉज होते हैं उसको अगर वेयर से कनेक्ट करना हो तो वेयर आपको स्थान बताता है, इसलिए आपको स्थान हटा देना है। उन दोनों क्लॉज में एक क्लॉज में से क्या कर देना है, स्थान हटा देना है। जैसे देखो राम प्लेस क्रिकेट यू वर्क देयर, राम क्रिकेट खेलता है तुम वहां काम करते हो। तो अब इस देयर को हटा देना है, क्योंकि देयर यहाँ पे क्या है, स्थान को बता रहा है। तो राम प्लेस क्रिकेट वेयर यू वर्क। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वेयर यू
ठीक है। तो देखो, राम क्रिकेट खेलता है जहां तुम काम करते हो। ठीक है, ये प्ले वगैरह मत लिखना इसमें। तो इसमें स्थान क्या है, देर स्थान को बताता है। तो अगर आप ऐसे लिखते हो राम प्लेस क्रिकेट वेयर यू प्ले वेयर यू वर्क देयर, तो ये गर्भ सेंटेंस जो है, ये जो फिनिश नहीं होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो दो अलग अलग सेंटेंस है। राम प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, यू वर्क देयर, तुम वहाँ काम करते हो। लेकिन यहाँ जॉइंट हो गया कि जहाँ तुम काम करते हो वहाँ राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो राम प्लेस क्रिकेट वेयर यू वर्क देयर हट जाएगा। समझ में आया? तो आपको ये ध्यान रखना है, वेयर से जब सेंटेंस कनेक्ट करो तो स्थान हटा देना है। और एग्जाम में ज़्यादातर देयर आएगा, स्थान के तौर पे क्या आएगा, देयर, तो आप देयर को हटा देना। ठीक है। अब वैन चूंकि समय को बताता है, तो समय से दो सेंटेंस को अगर हमें कनेक्ट करना है तो दोनों में से एक सेंटेंस का जो टाइम है वो हट जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखो, इट इज़ टाइम यू विल गो टू जयपुर देन, यही समय है जब तुम जयपुर जाओगे। तो हम इस दोनों सेंटेंस को अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यही वह समय है जब तुम जयपुर जाओगे। ठीक है, तो इट इज़ टाइम वैन यू विल गो टू जयपुर, देन हटा देना है। क्या हटा देना है, देन, क्योंकि देन टाइम को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, टाइम को। तो वैन आने पर समय हट जाएगा। कोई भी टाइम हो दूसरे वाले वाक्य में, वो दूसरे वाले वाक्य का टाइम हट जाएगा, क्योंकि वो वैन से कनेक्ट हो रहा है। समझ में आया? तो दूसरे वाले वाक्य में टाइम या देन है, क्या है, तब। देन का मतलब होता है तब, तो ये देन हट जाएगा। या फिर कोई भी टाइम हो वो हट जाएगा, क्योंकि वैन से हम टाइम ही तो पूछते हैं। क्या पूछते हैं, टाइम। ठीक है, तो हो जाएगा इट इज टाइम व्हेन यू विल गो टू जयपुर, तो देन यहाँ से हट जाएगा और उसकी जगह बीच में क्या आ जाएगा, व्हेन। तो ये याद रखना, वेयर में देर हटेगा और व्हेन में देन हटेगा। अब देखते हैं मॉडल। मॉडल क्या होते हैं, देखो इसकी परिभाषा ये है, मॉडल की डेफिनेशन, कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। हिंदी में इन्हें सहायक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। जैसे इज आर एम सहायक क्रिया होती है, वॉज वर, हैज हैव, हैड, डिड, डू, डज सहायक क्रिया होती है। वैसे मॉडल भी सहायक क्रिया है, यानी इनके बाद मैन वर्ब आना स्वाभाविक है। कोई भी मॉडल हो उसका वाक्य यही बनेगा एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बोले कोई मॉडल हो, टोटल मॉडल 10 है। पहला है कैन, दूसरा है कुड, तीसरा है विल, चौथा है वुड, शैल, शुड 6, मे, माइट 8, मस्ट 9 और ऑट टू 10। टोटल 10 मॉडल है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये ध्यान रखना। अगर आप उसका पैसिव वॉइस बढ़ाते हो तो बी के बाद, मॉडल के बाद बी लगाना पड़ेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। वरना एक्टिव वॉइस में मॉडल के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म आता है, पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब देखते हैं पहला मॉडल कैन, कि कैन का कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, जैसे पावर व कैपेसिटी के लिए, आपके शरीर की अगर शक्ति किसी काम में लग रही है, आपके शरीर की क्षमता किसी काम में लग रही है, तो मान के चलिए कैन मॉडल का इस्तेमाल होगा। जैसे आप अपने बॉडी से कोई भी काम कर सकते हो तो उसमें कैन लगाना पड़ेगा। जैसे आई कैन लिफ्ट 10 kg वेट, मैं 10 किलो वेट उठा सकता हूँ, तो इसमें शक्ति और क्षमता लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, यू कैन ब्रेक दिस वॉल, तुम इस दीवार को तोड़ रहे हो, तो इसमें भी शक्ति और क्षमता लग रही है आपके शरीर की। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तो पावर और कैपेसिटी के लिए इसका यूज होता है। अब देखो एबिलिटी के लिए भी कैन मॉडल का यूज होता है। योग्यता के लिए, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। जैसे आप दिमागी तौर पे कोई चीज अगर कर सकते हो, मस्तिष्क की ताकत किसी भी चीज को कर सकते हो, तो वो एबिलिटी में आ जाती है। ठीक है, आपके माइंड से कोई भी काम करना। तो जैसे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ, ये माइंड पावर को रिप्रेजेंट करता है। आई कैन ऑपरेट दिस कंप्यूटर, मैं इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता हूँ, तो ये भी आपकी मस्तिष्क की शक्ति को बताता है। ठीक है, ये आपकी योग्यता है।
अब देखो तीसरा यूज इसका थियोटिकल पॉसिबिलिटी। थियोटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है व्यवहारिक संभावनाएं, ऐसी संभावनाएं जो अक्सर किसी व्यक्ति के साथ घटित हो सकती है। किसी भी व्यक्ति के साथ जब कोई घटना घटित हो सकती है, ऐसी घटनाएं, वो थियोटिकल पॉसिबिलिटी में आती है। मतलब वो किसी भी व्यक्ति के साथ घटित हो सकती है। जैसे एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीबडी, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो बिल्कुल एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, ये व्यवहारिक संभावना है। समझ में आया? व्यवहारिक संभावना मतलब जो घटना सबके साथ घटित हो सकती है उसे व्यवहारिक बोलते हैं। एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीबडी, दुर्घटना किसी के साथ भी घट सकती है। फ्लड कैन ड्राउन एनीबडी, बाढ़ किसी को भी डुबा सकती है। बिल्कुल बाढ़ किसी को भी डुबा सकती है, ये व्यवहारिक संभावना है। एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड ए कार, प्रत्येक व्यक्ति जो है कार को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कार नहीं ला सकता। तो गरीब व्यक्ति कार थोड़ी ला सकता है, अमीर होंगे वही लेंगे। ठीक है, तो ये भी व्यवहारिक संभावना है। एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड ए कार। ठीक है, नेगेटिव में नॉट लगा देना है। अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है, जैसे आई कैन लिफ्ट 10 kg वेट, इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैंने तरीका बताया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ, नेगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालो, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो अगर आप लगाते हो आई कैन नॉट लिफ्ट 10 kg वेट, तो ये नेगेटिव हो गया, कैन के बाद नॉट लग जाएगा। कैन को बाहर निकाल दो, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दो। सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी मॉडल हो, कैन, गुड, विल, वुड, सेल, शुड, सब हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो उनको बाहर निकालो, प्रश्न बन जाएगा। कैन आई लिफ्ट 10 kg वेट, क्या मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो कुड। कुड जो होती है बेटा, वो कैन की फास्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? फास्ट फॉर्म। जैसे भूतकाल में अगर हमें किसी की क्षमता, योग्यता, शक्ति बतानी है, उसकी पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी बतानी है, ठीक है, तो हमें कुड का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि कैन का इस्तेमाल केवल प्रेजेंट में होता है। जैसे आपको कहना है कि मैं सवाल हल कर सकता था, तो आपको कुड लगाना पड़ेगा। राम कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन की जगह कुड लगाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट को बताता है। अगर पास्ट में आप कोई कार्य कर सकते थे, ठीक है, आप अपने शरीर की क्षमता से, आप अपने माइंड की क्षमता से कोई भी कार्य कर सकते थे, तो आपको कुड लगाना पड़ेगा। राम कुड नॉट ब्रेक दैट वॉल, राम उस दीवार को नहीं तोड़ सकता था, मतलब पास्ट में राम ये काम नहीं कर सकता था। तो पास्ट में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए कुड का इस्तेमाल होगा। तो ये तो आपको पता चल गया कि जहाँ जहाँ कैन का यूज होता है, वहाँ वहाँ किसका यूज होता है? कुड का। लेकिन कुड का यूज कहाँ होता है? पास्ट के लिए। कैन की पास्ट फॉर्म है कुड। तो इसका तो यूज को आप डायरेक्ट ही समझ गए, क्योंकि कैन का जिसको समझ में आ गया उसको कुड भी समझ में आ गया। अब कुड के एक दो यूज और है, वो देख लेते हैं। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, कई बार हम विनम्र प्रार्थना करते हैं प्लीज कहकर। क्या कहकर? प्लीज। तो उसमें भी कुड का इस्तेमाल होता है। जैसे कुड यू गिव मी ए पेन प्लीज, क्या तुम मुझे पेन दोगे प्लीज। ठीक है, कुड यू बिलीव मी प्लीज, क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे प्लीज। आप अगर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो और उसको इंट्रोगेटिव सेंस में बोलते हो और आगे प्लीज लगा देते हो, तो आपको कुड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कुड। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंस में हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल गई। अब देखो विथ पास्ट टेंस, आप पास्ट टेंस में भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो मैंने बता दिया कैन की पास्ट फॉर्म है, लेकिन एग्जाम में कई बार जॉइंट सेंटेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? जॉइंट सेंटेंस, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कुड आएगा, कैन आ ही नहीं सकता। जैसे व्हेन आई वाज 15 ईयर ओल्ड, जब मैं 15 साल का था, आई कुड स्विम इन रिवर, मैं नदी में तैर सकता था। तो आप यहाँ कैन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आपको पता है कि भूतकाल में कैन की जगह क्या आता है? कुड आता है। ठीक है, कि अगला वाला वाक्य भूतकाल में चला गया, पास्ट टेंस में। व्हेन आई वाज 15 ईयर ओल्ड, जब मैं 15 साल का था, आई कुड स्विम इन रिवर, मैं नदी में तैर सकता था। ठीक है, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड जंप हाई, मैं बहुत ऊंचा कूद सकता था। तो कैन नहीं आएगा, कुड आएगा यहाँ पे, कारण पास्ट टेंस में। अब देखो मे भी मॉडल है, तीसरा मॉडल है मे। यूज फर्स्ट टू टेक परमिशन एंड टू गिव परमिशन। मे का इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए होता है। अगर परमिशन लेनी हो तो भी मे का इस्तेमाल होता है, परमिशन देनी हो तो भी मे का इस्तेमाल होता है। और ये छोटी क्लासों से आप करते आ रहे हो।
आप किसी को परमिशन देते हो तो भी मे का इस्तेमाल करते हो, और लेते हो तो भी मे का इस्तेमाल करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो मे आगे आ गया, क्योंकि हेल्पिंग पर्सन बनता ही हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाती है। मे आई कम इन सर, ये परमिशन ले रहे हो आप, और सर ने अगर आपको परमिशन दे दी कि यस यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो, तो भी वो भी मेल लगेंगे। परमिशन देते समय भी मेल और लेते समय भी मेल। मे आई स्विच ऑफ लाइट, क्या मैं लाइट बंद कर सकता हूँ, यस यू मे स्विच ऑफ लाइट, तुम लाइट बंद कर सकते हो। यूज टू, तो यूज टू देखते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए भी मे का इस्तेमाल होता है। कहीं पे भी कोई संभावना हो, किसी काम के घटित होने की 50% संभावना, मतलब आधा 50% तो वो काम हो ही जाएगा, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, तो आप मे का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ये संभावना व्यक्त की आपने, पॉसिबिलिटी। अब आप कहोगे सर इसमें 50% का कैसे, जैसे देख लो, आसमान में कुछ बादल है, देर आर सम क्लाउड्स इन स्काई, आसमान में कुछ बादल है, सो इट मे रेन टुडे, इसलिए बारिश हो सकती है, ठीक है। तो कुछ बादल है तभी बारिश हो सकती है, ज़्यादा बारिश बादल है तो बारिश नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ज़्यादा बारिश बादल है तो जाहिर सी बात है संभावना तेज हो जाएगी, 100% हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ देयर आर मेनी क्लाउड्स इन स्काई, बहुत ज़्यादा बादल है तो जाहिर सी बात है 100% बारिश होगी। लेकिन आपको केवल संभावना 50% ही बतानी है कि बारिश होने की संभावना 50% है, तो आपको मे का इस्तेमाल करना है। समझ में आया? आधी संभावना, लगभग आधी, देर आर के कुछ बादल है तो आज बारिश हो सकती है, ठीक है। यूज थ्री फॉर पर्पज, पर्पस के लिए भी मे का इस्तेमाल होता है कि हम कोई कार्य किस उद्देश्य से करते हैं ये बताना है तो भी मे लगाना है। जैसे वी मेट सो दैट वी मे लीव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके, हम कहते हैं ना हम खाते हैं ताकि हम जी सके, तो मे यहाँ पर्पस को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? पर्पस को, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। वी ईट सो दैट वी मे लीव, ये मे है, ठीक है। अब वी वर्क, हम काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, किस पर्पस से करते हैं, सो दैट वी मे सर्वाइव, ताकि हम जीवित रह सके। काम नहीं करोगे तो जीवित कैसे रहोगे, क्योंकि जीवित रहने के लिए पैसा तो चाहिए, ठीक है। यूज फॉर, टू एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को बताने के लिए भी मे का यूज होता है। अगर आपको कोई अनसर्टेनिटी एक्सप्लेन करनी है, अनिश्चितता जो मतलब निश्चित नहीं है, अनसर्टेनिटी का मतलब जो निश्चित नहीं है वो अनसर्टेन है, ठीक है। हाउ ओल्ड सी मे बी, अगर आप कल्पना कर रहे हो कि वह कितने साल की होगी, तो अब आपको पता थोड़ी है कि वो कितने साल की है, कोई लड़की है कितने साल की, हाउ ओल्ड सी मे बी, वो कितने साल की, ठीक है। और लड़की कल्पना करे कि हाउ ओल्ड ही मे बी, कि वो कितने साल का है, ठीक है। मतलब दोनों को पता नहीं है कि उम्र कितनी है, अनसर्टेन है, तो मे का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हु मे बी एट द डोर, आप घर में बैठे हो, दरवाजे पे कोई है, तो आप क्या कहते हो, दरवाजे पे कौन होगा, हु मे बी एट द डोर, अनसर्टेन है, क्योंकि आपको पता नहीं ही है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि जानवर है, कोई भी हो सकता है दरवाजे पे, हु मे बी एट द डोर। इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी मे का यूज होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इच्छा बोधक वाक्य, जिसमें आप इच्छा करते हो कोई कि काश ये काम हो जाए, काश मुझे सोने का सिक्का मिल जाए, मे आई गॉट ए गोल्ड कॉइन, काश मैं जो है एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, मे आई पास दिस, मे आई पास इन दिस एग्ज़ाम। तो जब भी कोई इच्छा प्रकट की जाती है, अब वो इच्छा श्राप के तौर पे हो सकती है, आशीर्वाद के तौर पे हो सकती है, क्रोध के तौर पे हो सकती है, इच्छा किसी भी तौर पे हो सकती है। मे यू लीव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो, तो ये इच्छा प्रकट की आशीर्वाद के तौर पे कि तुम लंबे समय तक जियो। अब कई श्राप के तौर पे भी इच्छा प्रकट करते कि तुम मर जाओ, मे यू डाई,
या कह देते हैं मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ। ये भी इच्छा प्रकट करने का तरीका है। कई लोग इच्छा प्रकट करने के लिए आशीर्वाद देते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक है। कई लोग इच्छा प्रकट करने के लिए भगवान से विश भी मांग लेते हैं कि मैं आई गॉट ए गोल्ड कॉइन, कि मुझे एक सोने का सिक्का मिल जाए। फोर्थ नंबर मॉडल देखो, माइट। माइट का इस्तेमाल कहाँ होता है? जिस प्रकार से कुड कैन की पास्ट फॉर्म है, उसी तरह माइट जो है मे की पास्ट फॉर्म है। ठीक है। जैसे राम सेड मे यू लिव लॉन्ग, राम ने कहा कि तुम लंबे समय तक जियो। ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि मे का इस्तेमाल हुआ क्योंकि उसने विश प्रकट की। लेकिन ये डायरेक्ट स्पीच में, अगर जब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पता है हर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाती है। पास्ट की प्रेजेंट की चीज़ें किस में बदल जाती है? पास्ट में बदल जाती है। तो जब अगर डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में मे जो है माइट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? माइट में, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में मे की पास्ट फॉर्म आती है। इनडायरेक्ट में, सॉरी, डायरेक्ट में क्या आती है? मे आती है, और इनडायरेक्ट में मे की पास्ट फॉर्म आती है। मे माइट में बदल जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट फॉर्म आती है मे की, और इनडायरेक्ट में पास्ट फॉर्म आती है। तो राम ब्लेस्ड, राम ने आशीर्वाद दिया, दैट, दोनों को जोड़ने के लिए दैट लग गया, ही माइट लीव लॉन्ग, कि वो लंबे समय तक जिए। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि माइट जो है मे की पास्ट फॉर्म है। ठीक है। तो जहां जहां मे का इस्तेमाल होता है वहां वहां माइट का भी इस्तेमाल हो सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरी बात, माइट का इस्तेमाल ज़्यादातर आप जो है इनडायरेक्ट स्पीच में करोगे। कारण क्या है? डायरेक्ट स्पीच में ज़्यादातर लोग मे का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, वाक्य को अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, तो मे की जगह माइट बोलते हैं, क्योंकि मे पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फॉर लेस पॉसिबिलिटी, यहाँ आगे मैंने 30% लिखा है। अब आप कहोगे सर मे का 50% के लिए यूज होता है और इसका 30% के लिए क्यों? तो बिल्कुल सही है। तो ये डिफरेंस करने के लिए कि दोनों जगह अगर माइट का इस्तेमाल हो जाए तो हम सेंटेंस डिफरेंट नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षाविदों ने, इंग्लिश के शिक्षाविद हैं, उन्होंने इसके लिए ये सोचा है कि जो 50% संभावना है, जब आधी संभावना हो तो मे का प्रयोग करना है, और 30% संभावना हो, मतलब लेस पॉसिबिलिटी, यानी संभावना बहुत ज़्यादा कम हो। ठीक है। मे से भी कम हो संभावना। ठीक है। तो उस कंडीशन में आप लेस का प्रयोग करोगे। ठीक है। तो ध्यान दो, जैसे जैसे संभावना कम, कैसे? बहुत कम संभावना, जैसे देयर इज ए वन क्लाउड इन स्काई, आसमान में केवल एक ही बादल है, सो इट माइट रेन टुडे। फिर भी आप संभावना कर रहे हो कि आज बारिश हो सकती है। तो एक बादल है तो बारिश कितनी होगी? बहुत कम संभावना है। थोड़े बहुत तो बारिश, कम बादल हो तो बारिश होने की संभावना ही 50% हो भी सकती है। ठीक है। देयर इज ए क्रैक इन दिस वॉल, इस वॉल में क्रैक है। क्या है? क्रैक। देयर इज ए क्रैक इन दिस वॉल, इस वॉल में क्रैक है। सो इट माइट फॉल इन दिस अर्थक्वेक, तो इस अर्थक्वेक के अंदर ये दीवार टूट सकती है या गिर सकती है। तो ये भी देखो कम संभावना है। एक क्रैक है तो भूकंप से कैसे गिरेगी दीवार, लेकिन हमने थोड़ी सी संभावना व्यक्त की। तो ये है कि आप इसको ऐसे समझ लो कि जब बहुत कम संभावना हो तो माइट का प्रयोग करना है, और उससे ज़्यादा संभावना हो, 20% ज़्यादा संभावना हो, तो मे का प्रयोग करना। ये आपको पता चल जाएगा एग्जाम में, सेंटेंस से पता चल जाएगा कि इसमें मे आएगा कि माइट आएगा। आप खुद क्वेरी कर लोगे। जैसे बादल ज़्यादा होंगे तो बारिश होगी, तो माइट का प्रयोग, कम बादल है तो मे का, सॉरी, ज़्यादा बादल है तो मे का प्रयोग होगा, और कम बादल है तो माइट का प्रयोग होगा। ये तो अंदाज़ा आप ही लगा सकते हो कि जब किसी काम के करने की ज़्यादा संभावना हो तो आप मे का यूज़ कर लेना, कम संभावना हो तो माइट का यूज़ कर लेना। ठीक है। कि
दीवार में एक क्रैक है तो भूकंप के कारण दीवार गिर सकती है, कम संभावना है। ठीक है, विल। अब आगे देखो, विल ये भी है, एक मॉडल है, इसका यूज देखते हैं। इन फ्यूचर टेंस विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। फ्यूचर टेंस में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में किसका यूज होता है? विल का होता है। तो जाहिर सी बात है, विल को तो आप शुरू से टेंस में भी पढ़ चुके हो कि आई और वी के साथ सेल का इस्तेमाल होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होता है? विल का यूज होता है। ठीक है, और सेकंड और थर्ड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन में ज़्यादातर यू आता है और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी और इट। यह आप ध्यान रखना। सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू। और थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, सी, इट, या कोई नाम, कोई भी नाम आ जाए वो भी थर्ड पर्सन होता है बेटा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल होता है फ्यूचर टेंस में। जैसे आपको कहना है तुम कल लेट होगे, तो यू विल लेट टुमारो, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ विल आएगा। तुम इस ग्राउंड को क्लियर करोगे, के सी, सॉरी वह इस ग्राउंड को क्लियर करेगी, सी विल क्लियर दिस ग्राउंड, वह इस ग्राउंड को क्लियर करेगी। सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ भी विल आता है, सेकंड के साथ भी विल आता है। अब स्पीकिंग इंग्लिश में और मॉडर्न इंग्लिश में आपने देखा होगा कि हम सब के साथ में विल लगाते हैं। तो वो क्यों है? उसके पीछे ग्रामर क्या है, विज्ञान क्या है, उस विज्ञान को हम समझते हैं, ग्रामर की साइंस को। जैसे इन सम कंडीशन इट इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन। ये आई नहीं है बेटा, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ में किसका यूज हो सकता है? विल का यूज हो सकता है। और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आई और वी। आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यू सेकंड पर्सन में आता है, ही, सी, इट और नेम जो है वो थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, जैसे इन सम कंडीशन इट इज यूज विथ फर्स्ट पर्सन, कि कुछ एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कई बार कि इसका यूज हमें फर्स्ट पर्सन के साथ भी करना पड़ सकता है, मतलब सारे पर्सन में इसका यूज हो सकता है। कैसे? जैसे विलिंगनेस, कोई इच्छा शक्ति आ गई, आप कोई कह रहे हो और वाक्य में विलिंगनेस हो, इच्छा शक्ति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, संकल्प हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल लगाना पड़ेगा। वैसे फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल आता है, क्या आता है? सेल। आई और वी के साथ सेल आता है, लेकिन आप यहाँ पे विल लगाओगे क्योंकि उस सेंटेंस में विलिंगनेस है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। जैसे आई विल गेट वेल सून, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। आप बीमार हो और आपने कल्पना की कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, आई विल गेट वेल सून। आई विल पास दिस एग्जाम, आपने इच्छा शक्ति की कि मैं इस एग्जाम को पास कर लूंगा, तो सेल नहीं आएगा, विल आएगा। तो आप समझ गए, कुछ परिस्थितियों में फर्स्ट पर्सन के साथ भी इसका यूज हो सकता है। और कुछ परिस्थितियां देखते हैं, देखते हैं। थ्रेटन, धमकी। अगर आप किसी को धमकी देते हो तो उस कंडीशन में भी फर्स्ट पर्सन के साथ विल आएगा। जैसे यू आर माई ओपन एनिमी, तुम मेरे खुले दुश्मन हो, ओपन मेरे आप एकदम प्रत्यक्ष दुश्मन हो। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, तो ये धमकी है। तो धमकी में भी आई के साथ में क्या आएगा? विल आएगा। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो ये भी धमकी है, धमकी में भी हमेशा आई के साथ विल आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि विल का सामान्य यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में फर्स्ट पर्सन में भी इसका यूज हो सकता है। प्रॉमिस, वादे के लिए। अगर आप किसी से वादा करते हो तो भी विल का यूज होता है। जैसे आई विल गिव यू गिफ्ट टू माई फादर ऑन हिज बर्थडे, मैं उनके जन्मदिन पे मेरे पिताजी को इनाम, सॉरी, एक गिफ्ट दूंगा। तो जाहिर सी बात है, आपने पिताजी से प्रॉमिस कर लिया कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा, तो प्रॉमिस को व्यक्त करने के लिए भी फर्स्ट पर्सन के साथ विल आएगा। आई विल डोनेट माई आइज फॉर माई ग्रैंडसन, कोई दादा ने कह दिया कि मैं अपने ग्रैंडसन, मेरे पोते के लिए अपनी आइस डोनेट करूंगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस इंडिकेट करने के लिए विल आएगा फर्स्ट पर्सन के साथ। फॉर इन्विटेशन,
निमंत्रण के लिए भी विल आएगा। आपने देखा होगा कहीं पे भी कोई किसी को निमंत्रण देने जाता है तो विल लगाता है। क्या लगाता है? विल। जैसे विल यू कम एट माई बर्थडे पार्टी, क्या तुम मेरे बर्थडे पार्टी पे आओगे? तो ये निमंत्रण हो गया। विल यू कम एट माई होम ऑन दीपावली, क्या दीपावली पे तुम मेरे घर पे आओगे? तो ये निमंत्रण हो गया। जब आप निमंत्रण देने जाते हो तो इंट्रोगेटिव सेंस के अंदर विल का इस्तेमाल हो सकता है। आगे इंट्रोगेटिव सेंस आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। और वुड, जैसे कैन की पास्ट फॉर्म कुड, मे की पास्ट फॉर्म माइट, उसी तरह विल की पास्ट फॉर्म क्या है? वुड है। विल को भूतकाल में लिखना हो तो आपको वुड लिखना पड़ेगा। विल का प्रेजेंट फॉर्म विल है और पास्ट फॉर्म वुड है, तो पास्ट फॉर्म ऑफ विल इज वुड। तो आप कहोगे सर इसका इस्तेमाल कैसे होता होगा भूतकाल में? बिल्कुल हो सकता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच के अंदर इसकी प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसे राम सेड आई विल गिव यू ए पेन, राम ने कहा मैं तुम्हें एक पेन दूंगा। तो ये विल यहाँ पे क्या है? इसकी डायरेक्ट फॉर्म है। क्या है? डायरेक्ट फॉर्म है। तो इस डायरेक्ट फॉर्म को के लिए हमने विल लगा दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, जब इसको इनडायरेक्ट में लिखना होता है तो विल वुड में बदल जाता है। जैसे इनडायरेक्ट में मे माइट में बदल जाता है, उसी तरह विल वुड में बदलता है। राम सैड दैट ही वुड गिव हिम ए मैन, यहाँ आई राम के लिए आया था इसलिए ही हो गया। राम ने कहा कि मैं तुम्हें पेन दूंगा, तो आई राम के लिए आया इसलिए दैट ही वुड गिव हिम ए पेन। तो अगर आपको विल को भूतकाल में लिखना है तो आपको वुड लिखना होगा, और प्रेजेंट में लिखना है तो विल लिखना होगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि डायरेक्ट स्पीसीज के अंदर ज़्यादातर विल की प्रेजेंट फॉर्म विल आती है, और इनडायरेक्ट स्पीसीज में ज़्यादातर विल की पास्ट फॉर्म वुड आती है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, बाकी कल देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके बाय।